ओके, तो आज का जो चैप्टर है वो है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एन ओपन इकोनॉमी इज वन विच इंटरेक्ट्स विद अदर कंट्री थ्रू वेरियस चैनल्स। ठीक है, ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है जब तुम ग्लोबली ट्रेड कर रहे होते हो, जब तुम इंडिया के अंदर तो ट्रेड कर ही रहे हो लेकिन बाहर भी जाकर ट्रेड कर रहे हो, इंडिया के बाहर जाकर, तो उसे हम कह देते हैं ओपन इकोनॉमी। ठीक है, जैसे H&M अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा होता है, जारा बेच रहा होता है, अमेजोन बेच रहा होता है, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा? ओपन इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा। So far we had not considered this aspect and just limited to a closed economy. क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जिसमें हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट होता है। ठीक है, इन विच देयर आर नो लिंकेज विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई आवर एनालिसिस एंड एक्सप्लेन द बेसिस मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हमने जो अभी तक पढ़ा है वो हाउस होल्ड पढ़ा है और फर्म पढ़ा है और टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ा है। ठीक है, जैसे ही एक फोर्थ सेक्टर आ जाता है, फॉरेन सेक्टर, तो उसे फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं और ये ओपन इकोनॉमी हो जाता है। अगर मैं इन तीन सेक्टर की बात करूं तो ये क्लोज्ड इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, और जब मैं ग्लोबली बात करता हूं तो ये ओपन इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इन रियलिटी मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमीज आर ओपन। देयर आर थ्री वेज इन विच दीज लिंकेजेस आर स्टैब्लिश्ड। ठीक है, मतलब तीन तरीके से मार्केट मतलब ओपन मार्केट इकोनॉमी हो सकती है। ठीक है, पहला आउटपुट मार्केट। An economy can trade in goods and services with other country. This widened the choice in the sense that consumer and producer can choose between the domestic and foreign goods. ठीक है, मान लो एक कपड़े ले लेते हैं गुड्स का एग्जांपल, या टीवी ले लेते हैं गुड्स का एग्जांपल। तो आउटपुट मार्केट का मतलब है गुड्स प्रोवाइड करना, आउटपुट मार्केट का मतलब है गुड्स प्रोवाइड करना और सर्विसेज प्रोवाइड करना। सर्विसेज में आ जाएगा बैंकिंग फैसिलिटी, शिपिंग फैसिलिटी, एयरलाइंस फैसिलिटी। ठीक है, और गुड्स में आ जाएगा टीवी, सोफा या कुछ भी हो सकता है जिसे आप टच कर सकते हो, उसका एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, उसके बाद आता है फाइनेंशियल मार्केट। मोस्ट ऑफन एन इकोनॉमी कैन बाय फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अदर कंट्री। दिस गिव्स इन्वेस्टर द अपॉर्चुनिटी टू चूज बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन एसेट्स। ठीक है, जैसे मान लो अमेजोन ने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है, टाटा ने यूरोप में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट हो गया जब आप अपने पैसों को कहीं और पूल आउट कर रहे हो। समझ गए? पहला क्या हो गया, मतलब तीन तरीके से आप लिंकेज कर सकते हो ओपन इकोनॉमी में, एक आउटपुट मार्केट, एक फाइनेंशियल मार्केट और एक लेबर मार्केट। आप वहां पर जाकर काम कर सकते हो या फिर बाहर वाला हमारी कंट्री में। Firms can choose where to locate production and workers to choose where to work. There are various immigration laws which restrict movement of labor between country. Movement of goods has traditionally has been as substitute for the movement of labor. ठीक है, movement of goods has traditionally been seen as a substitute for movement of labor. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट तुम्हें यहीं पर मिल जाएगा तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, वही अगर नहीं मिलेगा तो तुम्हें फिर बाहर जाना पड़ेगा। अगर मान लो उसका प्रोडक्शन हब यहीं पर हो जाएगा तो यहीं पर प्रोड्यूस हो जाएगा, लेबर यहीं पर काम कर लेगा। लेकिन वहीं अगर नहीं हो रहा तो उसे बाहर जाना पड़ेगा। वी फोकस ऑन फर्स्ट टू लिंकेजेस। ठीक है, लेबर वाला नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी दो लिंकेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट टू लिंकेजेस, दस एन ओपन इकोनॉमी सेट टू बी दैट trades with other nation in goods and services and most often also the financial assets। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में क्या आ रहा है? आउटपुट मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, Indians, for instance, can consume products which are produced around the world, and some of the products from India are exported to other countries. जैसे कि शुगर केन मान लो यहाँ से नेपाल जाता है। ठीक है, तो ये आउटपुट मार्केट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमोडिटीज आर कंसीडर एज आउटपुट मार्केट? तो कोई भी गुड्स और कोई भी सर्विसेज। और फाइनेंशियल मार्केट में क्या आ जाएगा? कोई भी इन्वेस्टमेंट वाली। ठीक है, समझ गए समझ गए। Foreign trade are therefore influence Indian aggregate demand in two ways. First, when Indian buy foreign goods, this spending is called is this spending escapes as a leakage from the circular flow of income and decrease the aggregate demand. देखो, व्हेन इंडियन बाय फॉरेन गुड्स, तो इंडिया की जेब से पैसा जाएगा, इंडिया की जेब से पैसा जाएगा, तो जो पैसा अंदर घूम रहा था अब वो पैसा कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, तो लीकेज हो जाएगा। ठीक है, और इंडिया का जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन इंडियन बायज फॉरेन गुड्स, दिस स्पेंडिंग एस्केप एज लीकेजेस फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, डिक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। सेकेंड,
our export to the foreigners entered as an injection into the circular flow, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा तो पैसों का इंजेक्शन होगा, ठीक है, सर्कुलर फ्लो में, ठीक है, एंड ये इंक्रीज कर देगा एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। समझ गए इतना? चलो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ओपन इकोनॉमी होता क्या है, इसके तीन सोर्सेज होते हैं जिससे कि हम फॉरेनर से लिंकेज कर सकते हैं, ओपन मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, लेबर मार्केट। लेबर मार्केट हमारे सिलेबस में नहीं आ रहा है, यहाँ जो इस चैप्टर में बात होगी वो आउटपुट मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट की बात होगी। आउटपुट मार्केट का मतलब क्या? आउटपुट मार्केट का मतलब है जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं। गुड्स मतलब कोई भी टेंजिबल चीज जो बाहर से मंगवाई जा रही है, ठीक है, या हम बाहर बेच रहे हैं, ठीक है, और सर्विसेज कोई भी, या तो हम बाहर बेच रहे हैं या बाहर वाला हमसे खरीद रहा है। और फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स, या तो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो बाहर या फिर बाहर वाला तुम्हारी कंट्री। When goods moves across national boundary, money must be used for the transaction. At the international, there is no single currency that is used for single bank. Foreign economic agent का मतलब होता है firm, household, गवर्नमेंट, ठीक है। और अब यहाँ पर इकोनॉमिक एजेंट में फॉरेन सेक्टर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। ये चार सेक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एजेंट का मतलब ये है, ये जो चार सेक्टर्स, only if they are convinced the amount of goods they can buy with a certain amount of that currency will not change frequently. In other words, the currency will maintain a stable purchasing power, ठीक है। तो economic agent will accept a national currency only if they are convinced that the amount of goods they can buy with certain amount of that currency will not change frequently. In other words, the currency will maintain a stable purchasing power, ठीक है। लेकिन ऐसा तो रियलिटी में नहीं होता, प्राइसेस जो है वो फॉरेन करेंसी के फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है। वो यही कह रहा है कि अगर मान लो मैं कहीं से आम ले रहा हूँ, अगर वो आम मुझे 100 रुपए केजी मिल रहा है, तो दूसरी बार भी 100 रुपए केजी मिल जाए तो मैं जो है वो डिमांड को स्टैग्नेंट रखूंगा, सेम रखूंगा। लेकिन वही अगर फ्लक्चुएट होता रहेगा तो मैं डिमांड जो है वो स्टैग्नेंट नहीं रखूंगा, ठीक है। तो विदाउट दिस कॉन्फिडेंस अ करेंसी विल नॉट बी यूज्ड एज एन इंटरनेशनल मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब होता है जैसे रुपी हो गया इंडिया का यूनिट ऑफ अकाउंट, जैसे ही अमेरिका का हो गया डॉलर। तो यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है जहां पर वो करेंसी चल रही है, ठीक है। देयर इज नो इंटरनेशनल अथॉरिटी विद पावर टू फोर्स द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि डू एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस द यूज ऑफ करेंसी, ठीक है, एज अ सिंगल यूजेज। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई कॉमोडिटी आया ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई मनी आया ही नहीं है, ठीक है। In the past, government have tried to gain confidence of potential users by announcing that national currency will be freely convertible at fixed price into another asset. Also, the issuing authority will have no control over the value of that asset into which the currency can be converted. This other assets most often be gold or other national currency. There are two aspects to this commitment that has affected its credibility: the ability to convert freely in unlimited amount and the price at which the conversion take place. The international monetary system has been set up to handle these issues and ensure stability in international transactions. तो कौन सी अथॉरिटी है? जैसे हमारी कंट्री में तो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसी जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स पे पूरा ध्यान रखता है उसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। ये नाम लिख लेना, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो ब्लैक ब्लैक में, उसका ध्यान रखना। ये यही बता रहा है कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है, प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। और गवर्नमेंट डिसाइड करने के बाद वही प्राइस फिक्स्ड हो जाता है और उस प्राइस पे हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। उस प्राइस पे हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, उस प्राइस पे हम ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। ओके, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। With increase in the volume of transaction, gold ceased to be asset into which national currency could be converted. Although up C box 6.2. 6.2. अच्छा, अभी देख लेंगे।
Although some national currency have international acceptability, what is important in transaction between the two countries is the currency in which trade occurs. For instance, if an Indian wants to buy good made in America, she would need dollars to complete the transaction. If the price of the good is $10, she would need to know how much it would cost her in Indian rupees. ठीक है. अब मान लो कोई उसे कॉमोडिटी चाहिए, ठीक है, और वो कॉमोडिटी जो है वो $10 की है, ठीक है. फॉर इंस्टेंस इफ एन इंडियन वांट्स टू बाय अ गुड मेड इन अमेरिका, शी वुड नीड डॉलर टू कंप्लीट, क्योंकि वहां का जो सेलर है वो तो डॉलर में एक्सेप्ट करेगा पैसा, ठीक है. अब उस इंडियन को ये पता होना चाहिए कि वो कितने इंडियन रुपी देगा, तब जाकर उसे $10 मिलेगा, ठीक है. दैट इज शी विल नीड टू नो द प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी. द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट, और सिंपली द एक्सचेंज रेट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन सेक्शन 6.2, ठीक है. तो द रेट इन एट विच द करेंसी एक्सचेंज इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है. ये तो याद होगा, एक करेंसी के मुकाबले दूसरी करेंसी का जो रेट होता है उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं. जैसे $1 इक्वल टू ₹60 है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है. और फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है, अपनी करेंसी छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसी होती है वो फॉरेन एक्सचेंज होता है. अब आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे. तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन इन गुड्स सर्विसेज एसेट between resident of the country with the rest of the world for a specified time period, typically a year. There are two main accounts in the balance of payment: current account and capital account. तो ये फ्लो चार्ट बनाते जाना. There is a new classification in which balance of payment has have been divided into three accounts: current account, financial account and capital account. ठीक है, लिख लेना जरा, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है. तो अब जो है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को तीन अकाउंट में डिवाइड कर दिया है: करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. 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 ठीक है, लिख लिया, लिख लिया. करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट. 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 हेलो, हेलो. हाँ बोलिए. नहीं शायद. 1:30. हाँ ठीक है, ठीक है. करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है. दिस इज एज पर द न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ठीक है, किसने दिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ये सब लिखते जाना. और मैंने ना वो नीट के एग्जाम वाले में देखा था कि जो चीज वो बॉक्स वॉक्स में देते हैं ना, उसी को एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाकर क्वेश्चंस बिल्डअप कर देते हैं. ठीक है, मतलब कि ये जो चीजें हैं ये इग्नोरेबल चीजें हैं ना, कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, ठीक है, मेजोरिटी नहीं पढ़ेगी, मेजोरिटी ऊपर देखकर कि ये क्या है, ठीक है. और इन्होंने इतना छोटा सा तो दाना दिया यहाँ पर. कहाँ गया वो दाना? अरे मतलब कुछ लिखा है ना, वन कर कर, किधर गया? अभी था ना कहीं पर. नहीं नहीं, वन लिखा था. हाँ हाँ हाँ, ये तो रहा. ये रहा, ये रहा, ये देखो, ये तो विजिबल भी नहीं है. तो ये सब, अरे मतलब ये देखो, मैं दिखाता हूँ, दिखा. नीट के एग्जाम में सिर्फ एक
हाँ ये देखो ऐसे। तो है। यार वो वीडियो भी नहीं आ रही जो मैं दिखाना चाहता था। हाँ हिस्ट्री, अरे हिस्ट्री में मैंने देखी है ना वो वीडियो। ये हिस्ट्री तो है हाँ। To be takes my life, never gonna get me out alive. I will live 1,000,000,000 lives. My patience is waning, this entertaining. My patience is waning, this entertaining. हाँ बस ये वाला देख लेना तुम्हें। हाँ यही तो दिखा रहा था देखो जैसे एनसीईआरटी को प्रमोट तो करता है कि हमारा एनटीए ही लेता है ना पेपर और इनका भी वही लेता है। जैसे ये देख लो। बाकी कल मैंने एक चीज देखी थी। Hey everyone, welcome to BioJT's NEET 2023 examination day, 7th May को। हाँ ये ध्यान से सुनना, ये लड़कियों वाला ही कॉलेज है, मिरांडा कॉलेज, ठीक है। Yes. Honors बहुत demanding course है ये। Okay. Okay, so be tell me their favorite part. मतलब DU के अंदर आने के बाद how do you feel? I always wanted to get into DU, so I'm really happy I got into Miranda. Yeah, it's nice. The campus is nice. The vibe is nice. The favorite part about college? The canteen. Good experience. CVT was very traumatic. Not the idea of CVT is nice, but बहुत ही badly managed था. मुझे अच्छा नहीं लगा. मेरा पेपर बार-बार postpone हुआ है और मुझे बहुत अरे यार अच्छी बात बता। मैथ्स प्लीज मैथ्स पढ़ लेना 11th की मैथ्स पढ़ लेना मैंने 11th में हमारा ऑनलाइन था तो वी डिडंट स्टडी बट ठीक है भी 99% आ गया तो इतना हाई स्कोर नहीं गया था तो इको का कट ऑफ was also low but it was really well it's 96%. मैं तो चाहती कि बच्चे आए या नहीं आए, बच्चे सीयूटी दे रहे हैं एंड दे आर फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? Go through anything और मिरांडा हाँ ये लाइंस। यू आर फ्रॉम व्हिच डिपार्टमेंट? अच्छा डिपार्टमेंट या I think it coincides a lot ओके but for art subject हमारा बहुत डिफिकल्ट है so हिस्ट्री या पढ़ो इस लड़की ने अच्छा बताया था ये झुमके होंगे ये बोली तुम मैं आज चीज दिखा रहा हूँ। सुनाई थोड़ा ही I'm not in the sense of psychology. I had economics and I didn't study that. Oh, वो जनरली बहुत मेरा मैथ्स ही दिया है psychology and technology department. एक न्यूज़ फ्लैश हुई थी और आप काउंट आया था ना कि अरे मोरल ऑफ द स्टोरी ये कह रहे हैं कि एनसीईआरटी समझ गए ना, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक लाइन चार्ट मारना। जैसे कि मैं एक चीज दिखाता हूँ, अभी तक हमने मनी और बैंकिंग अच्छे से पढ़ा था, है ना, और तुम्हें भी लगता है कि तुम एक्सपर्ट हो मनी एंड बैंकिंग, है ना। कभी हमने ये पढ़ा था, ये वाला देखो अभी ये खुल रहा है, एक तो टाइम पे खुलता नहीं। हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या पढ़ा था, बाइंग एंड सेलिंग बस। और हमने रेपो रेट क्या पढ़ा था, जिस रेट पे
वो कमर्शियल बैंक उधार लेता है फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में ये लिखा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का पार्ट होता है रेपो। अरे लेकिन हर शब्द में कुछ ना कुछ मीनिंग है ना। कमेंट करेंगे दिक्कत नहीं, मैं तो करनी कोई नहीं, वो तो ऑनलाइन है पूरा। कौन को काम करेंगे ये लैपटॉप है तो डेस्कटॉप भी होगा तुम्हारे पास, तो उसमें अरे तो ले लेना। एनसीईआरटी कौन सा कॉस्टली मटेरियल है, 60-70 की बुक है। बाकी ये वाला तो मैंने अपलोड कर रखा है। और मैंने वो दिखा दिया था तुम्हें, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी की वो डिट्टो कॉपी आया था, नहीं दिखा? अच्छा अभी दिखा दिया मैंने। पहले ये देखता हूँ। तुम भी एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं, बाकी वो जो है केमिस्ट्री और जो भी बचा है। देखो ये तुमने पढ़ा था, प्रेजेंट वैल्यू मनी है, मनी में नहीं पढ़ा था ना स्पेकुलेटिव और ये सब, वेलोसिटी ऑफ मनी, मनी सप्लाई पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ मनी तो नहीं पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है और मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। फिर ये देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन आउटराइट एंड रेपो, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, आउटराइट एंड रेपो। रेपो के साथ डेट असाइन होता है और दूसरे वाले के आउटराइट के साथ डेट असाइन नहीं होता, सीधा खरीद लेते, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। बाकी हमने यहाँ पर एलआरआर पढ़ा था ना, हमने ये पढ़ा था ना कि एलआरआर के दो पार्ट होते हैं, एक सीआरआर और एक एसएलआर। हाँ, फिर ये चीज पढ़ी थी, एसेट्स लाइबिलिटीज बैंक का। ये इकोनॉमिक्स ही है। हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये देखो इतनी सारी चीजें हैं। हाँ बाकी मैं एक सीवीटी का पेपर दिखाता हूँ और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो लाइन बाय लाइन ही आया है। सर क्राइस्ट में होती सीबीएसई आप करोगे नहीं हुआ प्राइस बेंगलुरु वो तभी जाना, दिल्ली वैली वाले में मत जाना। दिल्ली वाला नया नया खुला है, वो तो एडमिशन चाहेगा ही। देखो ये तो सबको ही निकाल लेगा ना। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। और रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, करंट ईयर की क्वांटिटी और बेस ईयर का प्राइस। बेस ईयर का प्राइस मतलब प्रीवियस ईयर का प्राइस, ठीक है। प्रीवियस ईयर का प्राइस ये था, करंट क्वांटिटी ये थी, 110 इंटू 10 किया और फिर 110 इंटू 15 किया, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो तुम्हारा थर्ड आ जाएगा। बाकी जो मैं दिखाना, तुमने अभी तक एक्सांटे और एक्सपोस्ट मतलब क्या था? एक्सांटे मतलब था प्लान और एक्सपोस्ट मतलब था एक्चुअल। बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना तीनों ने, ठीक है। अब ये देखना जरा, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखा है, सबने पढ़ लिया था ना इज्जत से क्वेश्चन, कितना करना चाहता था प्रोडक्शन? 100। हाँ वो तो एग्जिस्टिंग था ना। अब ये पढ़ो सिमिलरली से लेकर।
डिट्टो आया ना, डिट्टो कॉपी पेस्ट है ना, डिट्टो डिट्टो, कुछ भी चेंज नहीं किया, नंबर भी चेंज नहीं किया उन्होंने। अरे मैं बस ये कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी एस्पेक्ट के लिए। हमने कंट्रोलिंग में अभी तक वो थोड़ी पढ़ा था बजटरी वाला, और वो एक ही टेक्निक कितना लंबा सा। हाँ, दो बाकी है, एक सीपीएफएम करके कुछ है, ठीक है। अभी तो कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है, बाकी उन्होंने ये भी नहीं बोला कि उसी डेट। उस लड़की ने जो बोला वो तुमने सुना कि डेट फ्लक्चुएट हो रही थी, पेपर जो थे वो टेक्निकल, क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी है, 17 लाख लोग हैं, उतने लैब्स चाहिए। क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी हो रहा था, कैंसिलेशन हो रही थी जनरल टेस्ट वाले। तो नव्या कितने टाइप ऑफ अकाउंट हो गए बैलेंस ऑफ पेमेंट में? कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, फाइनेंस। एक मार्क्स कटवा लिए इसने। देख लो, देयर न्यू क्लासिफिकेशन, करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और ये कौन लाता है? क्या फाइनेंशियल अकाउंट? अरे पहले 2 अकाउंट बिल्डअप होते थे, अब 3 अकाउंट बिल्डअप होते हैं। किसने दिया था, इसका मतलब क्या है? इंटरनेशनल। अच्छा, तो ये मत बोलो ना वो वाला अकाउंट, ठीक है, वो सारा जो है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने दिया, ठीक है। इन द 6th एडिशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। कौन सा एडिशन? 6th एडिशन। लिख लेना ये सब। क्या ये एनसीईआरटी की बुक चाहिए तुम्हें? ले लेना, मेरे को मतलब मैसेज कर देना, मैं ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल, ठीक है, ये सब देख लेना। India has also made the changes, but the Reserve Bank of India continue to publish a data according to the old classification. लेकिन अपना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से बना रहा है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के हिसाब से। ठीक है। क्या चीज? हाँ, लेकिन वो ये पढ़ लिया कर लिया ना। चलो स्टार्ट करते हैं। करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा है कि जो इस साल के जितने ट्रांजेक्शन जो एसेट और लाइबिलिटीज पे इंपैक्ट नहीं डालते, उसे हम करंट अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। तो करंट अकाउंट में विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलेटरल ट्रांसफर आता है, ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफर के लिए तो कैपिटल अकाउंट है ना। हाँ, हमने तो उसमें यही पढ़ा था ना कि जितना हमारी इकोनॉमी से बाहर वाले में ट्रेड हुआ है, जितना बाहर वाले से हमारी इकोनॉमी में ट्रेड हुआ है, और रेजिडेंट का मतलब है इंडिविजुअल, फॉर्म, गवर्नमेंट। और उसके बाद हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के 4 टाइप होते हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड लिख दो, अगर पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड लिख दो। Current account is record of the trade in goods and services and transfer payment. Figure 6.1 illustrates the component of current account. Trade in goods include export and import of goods. Trade in services include factor income and non-factor income transaction. ये लिख लेना, trade in services include factor income and non-factor income transaction, and trade in goods means export and import of goods. लिख लिया? लिख लो ये ढंग से। डन डन डन।
समझ गए यहां तक लिख लिया ना, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट्स आर द रेसिप्ट विच द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री गेट फॉर फ्री, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट आर द रेसिप्ट विच द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री गेट फॉर फ्री, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट्स आर द रेसिप्ट विच द resident of the country get for free without having to provide any goods and services in return. They consist of gifts, remittances and grants. They could be given by the government or private citizen living abroad. ठीक है, ये पूरी लाइन एक बार देख लेना। नाम लिख लेना, ट्रांसफर पेमेंट आर दी रेसिप्ट विच द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री गेट फॉर फ्री। Buying foreign goods is expenditure from our country and it becomes income of that foreign country. Hence, the purchase of foreign goods or import decreases the domestic demand of goods and services in our country. Similarly, selling of foreign goods or exports brings income to our country and adds to the aggregate domestic goods and services to our country. पहले लाइन पढ़ लो जरा, कोई दिक्कत है तो बताओ। Buying foreign goods is expenditure from our country and it becomes income of that foreign country. Hence, purchase of foreign goods or import decrease the domestic demand for goods and services in our country. यहाँ तक कोई दिक्कत? Similarly, selling of foreign goods or export brings income to our country and adds to the aggregate domestic demand for goods and services in our country. तो current account के trade in goods, export of goods and import of goods, trade in services, net factor income and net non-factor income. Net non-factor income, shipping, banking, insurance, tourism, ये सब नाम लिख लेना, ठीक है। लिख लो नाम, ठीक है। इसमें कुछ वो मत करो, आलस बना। डन 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 डन, याद कर लेना नाम। मतलब हमें ये तो पता है ट्रेड इन गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसमें तो कुछ नया शब्द नहीं आया, लेकिन ट्रेड इन सर्विसेज में नए शब्द आ गए, ठीक है। नेट कंपनसेशन, नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम और नेट नॉन फैक्टर इनकम, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सेट्रा। एंड ट्रांसफर पेमेंट में कंसिस्ट ऑफ गिफ्ट्स, रेमिटेंसेज एंड ग्रांट्स। ढंग से याद कर लेना, ठीक है। डन डन डन। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। इनमें किसी को मीनिंग तो नहीं जाना है ना, नेट फैक्टर इनकम, ये हमने एनएफआईए का पार्ट पढ़ रखा है, नेट फैक्टर इनकम। इसमें बस यही नई चीज आ रही है, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पे जो इनकम जनरेट हो रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो तो उसका पार्ट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। और लेकिन इंडिया तो मानता नहीं है फाइनेंशियल मार्केट वाला, तो फाइनेंशियल मार्केट को अलग से लेंगे, ठीक है। शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म ये तो पता है, और कंसिस्ट ऑफ गिफ्ट, रेमिटेंसेज एंड ग्रांट्स। यहाँ पर ये वाला शब्द जो है हमें ये इंडिकेट करता है कि हमने दिया है,
ट्रांसफर पेमेंट, लेकिन ट्रांसफर पेमेंट क्या आता है, आर दी रेसिप्ट विच द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री गेट फॉर फ्री विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड एनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न. Balance on current account. Current account is in balance when receipt on current account are equal to payment on the current account. ठीक है, जब receipt equal to payment होगा तो current account equal है. ठीक है, surplus कब होगा, जब आपका receipt side ज्यादा होगा और payment side कम होगा. ठीक है, a surplus of current account means that nation is a lender to other country and a deficit current account means that the nation is the borrower from other country. ये tagline लिख लो ना. ठीक है, when nation is a borrower from other country और when nation is a lender to other country. lender कब है, जब surplus में, और borrower कब है, जब deficit. ओके, ये लिख लिया ना, लिख लिया सब. चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हैज टू कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस और बैलेंस ऑन इनविजिबल. ठीक है, तो ऐसे हमने नहीं पढ़ा था. हमने ये पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग ही पढ़ लिया था, अनफेवरेबल बैलेंस और बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, सेटलमेंट वाला. हमने बस ये पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट. और करंट अकाउंट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट आते हैं, विजिबल आइटम, वो मर्केंटाइज गुड्स, फिर मर्केंटाइज सर्विसेज वाला, इस टाइप का पढ़ा था. याद है ना, याद है थोड़ा बहुत, इनकम टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इस टाइप का. लिख लो, लिख लो. लिख लिया. बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट हैज टू कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस, और बैलेंस ऑन इनविजिबल. ठीक है, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड पे आते हैं. बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पर सिंपल सेम चीज लिखी है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स. ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि जब एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा. तो अगर मनी इनफ्लो है तो क्रेडिट साइड, और अगर मनी आउटफ्लो है तो डेबिट साइड. ठीक है, in BOT, whereas import of goods is entered as debit item in BOT and it is also known as trade balance. ठीक है, तो इनके नाम लिख लेना. ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे तो क्रेडिट साइड, इंपोर्ट करेंगे तो डेबिट साइड. ठीक है, और उसके बाद इसे ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं. ठीक है, BOT is said to be in a balance when export of goods are equal to import of goods. ठीक है, तो बैलेंस बीओटी कब कहलाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी कब कहलाएगा इक्वल, जब आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल है. सरप्लस कब कहलाएगा, और इस सरप्लस वाले को ट्रेड सरप्लस भी कहते हैं. विल अराइज इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट मोर गुड्स
what it imports, whereas deficit in balance of trade or trade deficit will arise if country import more goods than what it export. So net invisible is the difference between value of export and value of import of invisible of a country in a given period of time. Invisible includes services, transfers, and flow of income that take place between different countries. Services trade include both factor and non-factor income. Factor income include net international earning on the factors of production like labor, land, and capital. On non-factor income is a set of sale of services product like shipping, बैंकिंग, टूरिज्म, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा. ये देख लेना एक बार ईच लाइन, ठीक है, ढंग से. कुछ नहीं आ रहा तो बताओ. क्या पूरा ही नहीं आया? तुमने बोला स्टार्टिंग से नहीं आया. अच्छा. समझियो. Invisible includes services, transfer and flow of income that takes place between different countries. अरे मतलब जैसे लेबर काम कर रहा है, तो लेबर काम करेगा तो उसे पैसा मिलेगा इस तरह. लिख दिया. नहीं.
ये समझ गए? अब कैपिटल अकाउंट पढ़ देते हैं, ठीक है? फिर इतना ना तुम भी घर पे पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि ज्यादा बर्डन डालेंगे तो दिक्कत वाली बात है। तो यहां तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? फिर बचेगा इतना पार्ट। अरे हाँ, अब हो गया खत्म। चलो कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। ध्यान से सुनना। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट्स, ठीक है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? चेंज इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द रेजिडेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट्स, ठीक है? एन एसेट इज एनी वन ऑफ द फॉर्म इन विच वेल्थ कैन बी हेल्ड। फॉर एग्जाम्पल मनी, स्टॉक, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डेट एक्सेट्रा, ठीक है? ये लाइन थोड़ा एग्जाम्पल जो लिखे हैं वो दिख लेगा। एन एसेट इज एनी वन ऑफ द फॉर्म इन विच वेल्थ कैन बी हेल्ड, ठीक है? जिसे होल्ड करके रख सकते हैं। मनी, स्टॉक, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डेट एक्सेट्रा। क्योंकि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है, ठीक है? परचेज ऑफ एसेट इज डेबिट आइटम ऑन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है? परचेज ऑफ एसेट्स डेबिट आइटम क्यों हो रहा है? क्योंकि परचेज ऑफ एसेट में क्या होगा? पैसा जाएगा, ठीक है? और जब पैसा जाएगा तो डेबिट साइड आएगा, और जब पैसा आएगा तो क्रेडिट साइड। इनफ्लो ऑफ कैश क्रेडिट था ना, और आउटफ्लो ऑफ कैश डेबिट, है ना? ठीक है? इफ एन इंडियन बाइज यूके कार कंपनी, it enters the capital account transaction as in debit item as foreign exchange is flowing out of India, ठीक है? मतलब जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज पड़ा था, अब मान लो हमारे पास $1000 पड़े, अब वो $1000 के जो नोट थे वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है? On the other hand, sale of assets like sale of shares of Indian company to Chinese customer is a credit item on the capital account. Figure 6.2 classify the item which are a part of a capital account transaction, and these items are foreign direct investments, ठीक है? Foreign institutional investment and external borrowing and assistance. ये लिख दो जरा। These items are foreign direct investment, foreign institutional investment. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? डायरेक्ट ओनरशिप आ जाती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? शेयर्स या ये सब खरीदना। एंड एक्सटर्नल बोरविंग एंड असिस्टेंस, ठीक है? पहले ये लिख दिया। These items are direct investment, foreign institutional investment, external borrowing and assistance. क्या हुआ तो कोई दिक्कत आ गई? लिख लिया, लिख लिया। चलो अब ये देखते हैं। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट में एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ओनरशिप आ जाती है फुली, ठीक है? और इसमें इनडायरेक्टली आती है, मतलब अगर शेयर्स खरीदे ऐसे कुछ, ठीक है? FII, offshore shares, and examples of direct investment is FDL, equity capital, reinvested earnings, other direct capital flows. अब चलो एक एक कर इनके नाम के मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है? लिख लिया ना? नहीं लिखा? एक बार लिख लो जल्दी से। ऐसे लिखे ना, एक एक डॉटेड डॉटेड लाइन में, ठीक है? जो एग्जांपल्स लिखे ना, जैसे FDI, अब उसका मीनिंग देखते हैं फिर उस टाइम।
लिख लिया? एफडीआई, एफडीआई की तो फुल फॉर्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही लग रही है। बस तुम्हें मीनिंग मीनिंग देखना है, ठीक है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन ओनरशिप स्टेक इन अ फॉरेन कंपनी और प्रोजेक्ट मेड बाय एन इन्वेस्टर, कंपनी और गवर्नमेंट फ्रॉम अनदर कंट्री। समझ गए ना? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का समझ आ गया? मीनिंग की ओनरशिप, ओनरशिप स्टेक ले रहा है किसी का, ठीक है? उसके बाद क्या था? इक्विटी कैपिटल अलग था और री इन्वेस्टेड अलग था, इक्विटी कैपिटल री इन्वेस्टेड। अच्छा, हाँ। तो इक्विटी कैपिटल का मतलब तो इक्विटी है, शेयर्स वाला तो है, ठीक है? री इन्वेस्टेड वाला क्या है? री इन्वेस्टेड वाले में तुम्हारा हो गया जो पैसा कमाया उसे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? अदर डायरेक्ट कैपिटल फ्लो, जो भी अदर तरीके के रेवेन्यूज हो सकते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो है, ठीक है? अब आते हैं एफ आई आई। एफ आई, अरे एफ आई, foreign institutional investor are a group of investors who pool their money to invest in foreign asset. FII is a quick way of investor to make money and include institutions such as banks, mutual funds, insurance company and hedge funds. तो इसका मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जब पैसा डाल रहे होते हैं किसी चीज में तो उसे कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो अब देखो जो तुम्हारा शक्ल बना कि ये डाउट वाली शक्ल, उसके लिए डिफरेंशिएट आ रहा है। फिर देखो, FDI involves a direct investment in a company with its intention of acquiring management control or influence, while FII involves investment in security or assets of a foreign company. FDI result in long-term interest in the invested company, whereas FII जो short term होता है वो जल्दी पैसा कमाता है। समझ गए, समझ गए? एफडीआई के स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होते हैं और उसके स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं होते। वो मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं एफडीआई वाला, ये वाला उतना नहीं ले सकता। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है? एफडीआई एंड एफआईआई are both crucial form of investment for any Indian company. It also create an attractive investment opportunity for foreign investor and give boost to the growth and development. उतने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ तो कोई नाम ऐसा नहीं है ना जो तुम्हें नहीं पता चला, यहाँ तो सारे नाम फेमिलियर है, ठीक है? अब आते हैं बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इज इन बैलेंस। ये लिख लो जरा। ऑफशोर फंड का मतलब होता है कि इंटरनेशनल मार्केट के म्यूचुअल फंड्स पे लगाना, ठीक है? ऑफशोर फंड्स आर म्यूचुअल फंड्स स्कीम दैट इन्वेस्ट इन ओवरसीज और इंटरनेशनल मार्केट। दे आर आल्सो रेफर्ड टू एज फॉरेन फंड्स और इंटरनेशनल फंड्स।
ओके, अब तो कोई नहीं रह गया ना इसमें से। बायलेटरल तो पता है, दो कंट्री को, ठीक है। Capital account is in balance when capital inflow like receipt of loan from abroad, sale of assets or shares in foreign company are equal to the capital outflow like payment of loans, purchase of assets or shares in the foreign country. So surplus in capital account arises when capital inflow are greater than capital outflow, whereas deficit in capital account arises when capital inflow are lesser than capital outflow. देख लो देख लो। डन डन, इसमें तो कुछ नया नहीं आया। अब आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, सरप्लस एंड डेफिसिट। द एसेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट is that just like an individual who spend more than her income must finance the difference by selling asset or by borrowing a country that has a deficit in its current account spending more than it received from the sale of the rest of the world। तो यहाँ पर ये बोला है अगर आपके पास पैसों की कमी होगी तो या तो आप बोरो करोगे, ठीक है, या फिर आप अपने एसेट्स को बेच दोगे, ठीक है, इन्हीं दो चीजों में से कुछ करोगे। And must finance it by selling assets or by borrowing abroad. Thus, any current account deficit must have financed by a capital account surplus, that is net capital inflow. The current account plus capital account, in this case, in which a country is said to be in balance of payment equilibrium, जब आपका रेसिप्ट इक्वल टू पेमेंट होगा। द करेंट अकाउंट डेफिसिट इज फाइनेंस entirely by international lending without any reserves movements. ओके, ये वाला ना फिर से ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। The essence of international payment is just like the individual who spend more than her income must finance the difference by selling assets or by borrowing, ठीक है। तो यहां तक ये बोला है कि अगर हम एक इंडिविजुअल को देखें, ठीक है, तो इंडिविजुअल की जितनी इनकम है उससे ज्यादा अगर वो खर्चा कर देता है तो फिर उस खर्चे का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस वो कैसे मेट करता है, या तो आप अपनी एसेट बेच देता है या फिर वो बोरो करता है। वैसे ही कोई कंट्री है जिसका डेफिसिट चल रहा है करंट अकाउंट, क्योंकि उसने स्पेंड कर दिया है मोर देन इट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मस्ट फाइनेंस इट बाय सेलिंग एसेट और बाय बोरोइंग अब्रॉड। दस एनी करंट अकाउंट डेफिसिट मस्ट बी फाइनेंस बाय द कैपिटल अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट में तो लोन वोन की बात नहीं होती, ठीक है। करंट अकाउंट सरप्लस दैट इज नेट कैपिटल इनफ्लो, जो पैसा लाएगा तो कैश फॉर्म में ही आएगा, कैश फॉर्म में आएगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। In this case, in which a country is said to be in balance of payment equilibrium, the current account deficit is financed entirely by international lending without any reserve movement. Alternative reserve movement का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई कंट्री सरप्लस में है, अब सरप्लस में मतलब उसे पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, अब पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी होगी तो क्या होगा, उसको अपने रिजर्व्स को यूज नहीं करना पड़ा होगा, ठीक है। Alternatively, the country could use its reserve of foreign exchange in order to balance any deficit in its balance of payment. पहले इज्जत से बताओ यहां तक का समझ आया नहीं आया, ऊपर ऊपर से निकल एक बार और बता दूं ना। हाँ, देखो तुम अपनी सेविंग को कब यूज करोगे, जब तुम्हारी जेब में पैसा नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इनफ्लो आया जा रहा है तो तुम क्यों अपनी चीजों को छेड़ने जाओगे जो तुम्हारे पास पड़ा हुआ माल है, ठीक है। तो
अब जरा मैं धीरे पढ़ता हूँ, ठीक है। ब्लैक क्यों ले लिया मैंने, येलो ले लेता हूँ। पढ़ो जरा पढ़ो। In this case, in which a country is said to be in balance of payment, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब रेसेप्ट और पेमेंट इक्वल है, रेसेप्ट और पेमेंट इक्वल है तो एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है नहीं है ना, एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत, ठीक है। तो क्या रिजर्व छेड़ना पड़ेगा? रिजर्व कब छेड़ना है? जब डेफिसिट होगा, ठीक है। और जब सरप्लस होगा तब तो रिजर्व में डाल दोगे ना पैसा, ठीक है। अब आगे पढ़ो। the current account deficit is financed entirely by international trading without any reserve. मतलब हमने दे दिया होगा लेकिन हमने उससे लिया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लेंडिंग मतलब तो देना होता है, ठीक है। हमारे लिए क्या होगा? बोरविंग होगा ना जब हम ले रहे हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ो। Alternatively, country its reserve of foreign exchange in order to balance एनी डेफिसिट, ठीक है। वो रिजर्व कब यूज करेगा? जब उसका डेफिसिट होगा तब, ठीक है। आगे पढ़ो। in its balance of payment. The reserve bank sells foreign exchange when there is a deficit. The तो ये लिख लेना, ठीक है, कि जब डेफिसिट होता है तो बैंक्स क्या करते हैं? जब डेफिसिट होता है तो बैंक जो है फॉरेन जो रिजर्व्स होते हैं, बैंक जो है वो सेल आउट कर रहा होता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। द रिजर्व बैंक सेल्स फॉरेन एक्सचेंज व्हेन देयर इज अ डेफिसिट, और इसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑफिशियल रिजर्व सेल। और उस डेफिसिट की वजह से जो डिक्रीज आया है, ठीक है, या इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है इन ऑफिशियल रिजर्व इज कॉल्ड ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट सरप्लस। या तो डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा। मॉनेटरी अथॉरिटी जो होता है वो तुम्हारा आरबीआई होता है, ठीक है। तो द बेसिक प्रीमाइस इज दैट द मॉनेटरी अथॉरिटी जो आरबीआई होता है आर द अल्टीमेट फाइनेंसियर्स ऑफ एनी डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट और द रेसिपिएंट्स ऑफ एनी सरप्लस, ठीक है। अगर सरप्लस आएगा तो रिजर्व में जाकर अटैच हो जाएगा, और अगर डेफिसिट होगा तो रिजर्व यूज होगा। तो जब डिक्रीज हो रहा होता है या एड ऑन हो रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं? ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट या फिर सरप्लस, ठीक है। We note that official reserve transactions are more relevant under a regime or fixed exchange rate than when exchange rate are floating. See subheading fixed exchange rate under section। अच्छा तो वो तो देख लेंगे हम, ठीक है। तो we note that official reserve transactions are more relevant under regime of fixed exchange rate। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कब कब अच्छा है? जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा हो, तो ये लिख लेगा, ठीक है। ये वाला समझ आया? मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है रिजर्व का मूवमेंट का ऊपर नीचे होना, ये कब अच्छा है? जब आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है। अब टॉपिक डाले ना, ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस। डन डन डन। तो अभी तक हमने तो ये पढ़ा था, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जब हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं, और एकोमोडेटिंग का मतलब होता है जब डेफिसिट और सरप्लस को बैलेंस कर रहे होते हैं, तो उसे एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऑटोनॉमस का मतलब होता है अबव द लाइन आइटम, और एकोमोडेटिंग का मतलब होता है बिलो द लाइन आइटम। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रहा है। International economic transactions are called autonomous when transactions are made due to some reason other than bridge the gap in the balance of payment, ठीक है। डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है।
तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जब भी टेक प्लेस होता है तो उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमस, ठीक है। और उसका जो रीजन होता है वो ये नहीं होता कि वो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट की गैप को सही करना है, उसका रीजन ये होता होगा प्रॉफिट मोटिव। तो international economic transaction are called autonomous when transaction are made due to some reason other than to bridge the gap in the balance of payment. That is when they are independent of the state of balance of payment, ठीक है। मतलब वो डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। One reason could be to earn a profit. These items are called above the line item in the balance of payment. The balance of payment is said to be in surplus डेफिशिट इफ ऑटोनॉमस रेसिप्ट आर ग्रेटर देन ऑटोनॉमस पेमेंट, ठीक है। ये देख लेना, उतना हार्ड तो नहीं लिखा था इसको। इसमें ये चीज समझ आ गई, संदीप घर में ये नहीं समझ आया, वापस आ जा रहा। लिख दिया, लिख दिया। Accommodating transaction termed as below the line item, on the other hand, are determined by the gap in the balance of payment, ठीक है। जो भी गैप आ रहा है, अब वो गैप क्यों आएगा? इक्वल तो तब होगा जब रेसेट इक्वल टू पेमेंट हो जाएगा। अब गैप दो ही तरीके से आ सकता है, या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, ठीक है। That is whether there is a deficit or surplus in the balance of payment. In other words, they are determined by the net consequences of the autonomous transaction. Net consequences का मतलब क्या है? जो पैसा मिल रहा है और जो पैसा जा रहा है उसका जो नेट इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। Since the official reserve transaction are made the bridge gap in the balance of payment, क्योंकि रिजर्व ही तो हम उठाते हैं गैप बिल्डअप करने के, मतलब फिल करने के लिए, ठीक है। They are seen as accommodating item in the balance of payment, all others being autonomous. पूरा हो गया, ठीक है। और जरा नेट पे जाओ, एमसीक्यू ऑन ज्योग्राफी लिखना जरा। पढ़ लिया, पढ़ लिया। चलो अब आते हैं एरर्स एंड ओमिशन। नाम लिख लेना। इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एक्यूरेटली, ठीक है। सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाते, इसलिए कुछ अजम्पशन कर लेते हैं कि इतना और हुआ होगा ट्रांजैक्शन, उसे हम कह देते हैं एरर एंड ओमिशन। Thus, we have the third element of balance of payment apart from current account and capital account called error and omission, which reflect this. Table 6.1 provides a sample of balance of payment for India. Note in this table, there are trade deficit and current account deficit, but a capital account surplus as result in balance of payment. ये लिख लेना बॉक्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, ओवरऑल बैलेंस और जीरो बड़ा है। रिजर्व चेंज, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बोलो, अरे इंपॉर्टेंट है तो बोलो, मुझे भी बता दो।
लिख दिया ना? सॉरी सॉरी। डन डन डन। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। टू द टेबल। अरे the balance of payment account presented above divide the transaction into two accounts, current account and capital account. However, the following new accounting standard introduced by the International Monetary Fund in the sixth edition लिख लिया है ना? छठा edition of International Monetary Fund of the balance of payment and international investment position BPM6 ये लिख लिया है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल BPM6. The Reserve Bank of India also made change in the structure of balance of payment account. According to the new classification, the transactions are divided into three accounts: current account, financial account, and capital account. The most important change is that almost all the transactions arising out on account of trade in the financial assets such as bonds and equity shares are now placed in the financial account. तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है. उसके बाद एक सेकेंड पॉइंट, लिख लो इस पॉइंट को. कौन सा मैनुअल है? BPM6. लिख लिया. चलो अब पढ़ते हैं जरा. However, RBI continues to publish the balance of payment account as per the old system also. Therefore, the details of the new system are not given here. The details are given in the balance of payment manual for India published by Reserve Bank of India in September 2010. Export of goods only 150 USD. तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किया तो आपका ट्रेड बैलेंस आ गया. ठीक है. और ये नेगेटिव है मतलब डेफिसिट ट्रेड बैलेंस हो गया. ठीक है. तो अगर तुमसे बोल दे ये तीन लेकर की बता क्या है ये, ठीक है, तो डेफिसिट ट्रेड बैलेंस. ये तीन आइटम्स हो गए इसके. ठीक है. ये तीनों आइटम्स इसमें ऐड होते हैं ना. ठीक है. तब जाकर नेट इनविजिबल आता है. ठीक है. उसके बाद करंट अकाउंट बैलेंस आ गया. ये भी क्या है? डेफिसिट. कैपिटल अकाउंट बैलेंस में एक्सटर्नल असिस्टेंस ये सब, इन सबको ऐड करते हैं. FDI, पोर्टफोलियो, ये सब. एरर और ओमिशन. तो ओवरऑल बैलेंस आ जाएगा रिजर्व चेंज 0. ठीक है. आगे समझ आ गया? ओवरऑल तो आ गया ना, जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं वही. ठीक है. हाँ क्या